हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सबसे पहले आज है 5 सितंबर, जो एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। अब मेरा मानना एक्चुअली में ये है कि अगर कोई इंसान आपको सिर्फ पढ़ाए कोई भी सब्जेक्ट, तो सिर्फ वही एक टीचर नहीं होता। लाइफ में कभी भी आप लोग कहीं से भी, कोई भी स्ट्रेंजर हो, किसी के पास से भी कुछ ना कुछ सीखो, तो मैं उसको एज अ टीचर ही कंसिडर करती हूँ। इसलिए हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि कोई ना कोई तरीके से ये आप लोग ने भी मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया ही होगा। तो इसलिए हैप्पी टीचर्स डे गाइस। आज तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने कल यहाँ तक किया था, तो आई होप अगर आप लोग ने किसी ने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे ना ये वाले के, तो आपको पता चल, मतलब आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो चीज़ें हैं यूजुअली इनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स भी डायरेक्टली होते हैं। मेरा अभी ऑर्गेनोमेटालिक के क्वेश्चंस भी बाकी, एक बार वो कंप्लीट हो जाए ना, तो मैं आप लोग को ये वाले चैप्टर के साथ कोप अप हो जाऊंगी। तो इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको साथ में आइडिया आ जाएगा। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने कल देखे ये 1 2 3 4 5 रिड्यूसिंग एजेंट हमने कल देखे। तो आज कौन सा नया रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। अब ये चैप्टर है ना, यूजुअली ये चैप्टर कैसा है पता है, इतना हार्ड नहीं है। मतलब आप लोग करोगे ना तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें पहले हमें आ चुकी है बीएससी लेवल में, या फिर हम लोग की 11th-12th में जो भी हो। पर मेन चीज़ ये है कि हम लोग सेम टॉपिक, पुराने टॉपिक के बारे में एक नई चीज़ समझते, तो वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पर रिएक्शंस आपको ऑलरेडी पता होगी, ऐसा नहीं है नहीं पता होगी। देखो जैसे कि ये वाला, तो भाई आल्किन को आल्किन में करना आप लोग को ऑब्वियसली आता होगा। डबल बॉन्ड को कैसे रिड्यूस करना इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो ये आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा। तो ये चैप्टर सिर्फ किसके बारे में है कि हम लोग एक बात कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। भी 80% ऐसा है, काफ़ी जगह नई नॉलेज भी है। शुरू करते हैं। ये वाला रिएजेंट जो है ये आप लोग ने काफ़ी बार देखा होगा, ये मुझे आप लोग को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो है H2 और पैलेडियम कार्बन आप लोग देखो तो ऑब्वियसली आपको भी पता चल जाएगा क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से वो काम होगा। और एक H2 है वो, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। ठीक है। अभी एक चीज़ आप लोग नोटिस करो कि यहाँ कार्बोनिल प्रेजेंट है और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पर हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, कार्बोनिल रिड्यूस नहीं हुआ है। तो इसका रीज़न पहले बता दूँ। तो एक्चुअली में ये जो H2 और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन जो चीज़ है, जो रिएजेंट है, तो वो इतना, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, इतनी कैपेसिटी इसके पास नहीं है। हाँ, पर जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में का डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सारी ब्रेकेज जो है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट H2 पैलेडियम कार्बन कर सकता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं करता। तो इससे क्या हुआ, देखा जाए तो ये कीमो सिलेक्टिविटी भी है कि हमारे पास कार्बोनिल भी है और हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, पर हमारा H2 जो है वो कहाँ रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल पे करेगा और हमारे एल्डिहाइड पे नहीं करेगा। ठीक है। ये थी उसके रिएक्शन के बारे में। हाँ, एक और बात कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में बनती कैसे। तो शुरुआत में क्या करते हैं इन लोग, पैलेडियम क्लोराइड डाइक्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन ले लें उसका, फिर हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे कि यहाँ का सी है, सी मतलब कार्बन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल ऐड कर देंगे। तो एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करने से क्या होगा, आप लोग को पता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में हम पाउडर चीज़ डालें, क्योंकि चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल यूजुअली आज पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, ये पूरी थियोरी बाय द वे साइड में लिखिए। तो फिर वो सस्पेंड हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारा जो PdCl2 है वो रिड्यूस हो जाता है किस में, पैलेडियम में। ठीक है, पैलेडियम में रिड्यूस हो जाता है और साथ ही में यूजुअली H2 विथ H2 गैस, बट समटाइम्स फॉर्मल्डिहाइड, तो उसको किसके साथ रिड्यूस करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, तो उसको हम लोग पैलेडियम को रिड्यूस करते हैं। तो पैलेडियम रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो पैलेडियम मेटल
हो जाता है चारकोल के ऊपर, जैसे कि हमारे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसके ऊपर पैलेडियम मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर उसको उन लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर कर देंगे, ड्राई कर देंगे। तो अब जो ये फाइन पैलेडियम पार्टिकल्स है प्रेजेंट maximum surface area to the reaction catalyzed while palladium is an expensive metal। ओके तो अभी जो हमारा चारकोल पार्टिकल था उसके ऊपर पैलेडियम आ गया, फिर बाद में क्या होगा, H2 के प्रेजेंस में वो जो हमारे कंपाउंड है उसको रिड्यूस करेगा। अब पैलेडियम है एक एक्सपेंसिव मेटल, तो आप लोग बोलोगे कि ये मेथड करने से मतलब हमें कितना खर्चा होगा, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री लेवल ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो भाई इन्होंने उसका भी सॉल्यूशन बता ही दिया है कि भाई पैलेडियम भले ये एक एक्सपेंसिव मेटल है पर उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन जो है वो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, तो उसको फिल्टरेशन से इन लोग रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्वेंट कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आइडिया आ गया होगा कि PDCl2 का सॉल्यूशन लेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, नहीं पहले इसके अंदर चारकोल डाल देंगे साथ में, फिर बाद में इसको रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2, जिसके वजह से हमारा जो चारकोल है, चारकोल के पार्टिकल्स पे पैलेडियम प्रेजेंट एज अ मेटल प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ वो +2 के फॉर्म में है, यहाँ पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कार्बन के ऊपर पैलेडियम प्रेजेंट हो जाता है जो हम लोग को रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ओके सो हाँ, एक और बात कि ये जो रिडक्शन हो रही है ना, ये सब कुछ सरफेस पे हो रही है, तो भाई कैसे होगी, जैसे कि देखो हमने पूरा जो थ्योरी पढ़ा उसी के उसको ही थोड़ा और आगे हम लोग लेके जा रहे हैं। तो देखो ये हमारा था मेटल कैटालिस्ट है, मेटल कैटालिस्ट मतलब हम पैलेडियम इन कार्बन। ठीक है, तो वो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। एड्जॉर्प्शन क्या होगा, सरफेस पे होगा। तो जैसे कि हम लोग ने क्या ऐड कर रहे थे, ये हमारा चारकोल, चारकोल के ऊपर पैलेडियम मेटल प्रेजेंट है और उसमें हमने ऐड किया H2। तो क्या होगा, ये जो H2 है ना, सबसे पहले ये देखो ये पैलेडियम पे ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो ये मेटल कैटालिस्ट है, मतलब ये जो सरफेस इन्होंने ऐसे 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 दिखाया है वो एज अ मेटल कैटालिस्ट है और उसके ऊपर 2 H2 मॉलिक्यूल जॉइंट हो गए। मतलब हमारा जो रिएजेंट है पहले उसमें रिएक्शन होती है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है और फिर ये जो चीज़ है हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन देगा। अब देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्टेंट सीधा मेटल पे अटैक करेगा। हमारा जो रिएक्टेंट था R1 जो भी है वो हमारे मेटल पे रिएक्ट करेगा। मेटल पे रिएक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे वो यहाँ से जाएगा ये दोनों हाइड्रोजन उस पर अटैच हो जाएंगे, वो जो डबल बॉन्ड है वो रिलीज़ हो जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम चीज़ हमने किस में देखी थी, ऑर्गेनोमेटालिक वाला जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने देखा था। ठीक है, सो ये नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हाउ टू रिड्यूस अल्कीन्स टू अल्केन्स। तो भाई ये तो आप लोग को भी पता होगा कि अल्कीन्स क्या है, C+C या फिर उसको ओलेफिन भी बोलते हैं। उसको अल्कीन में बनाना हो तो क्या करते भाई, ये तो आप लोग ने पहले काफ़ी टाइम से मतलब पढ़ा होगा कि अल्कीन को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते बाय रिडक्शन। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हाँ इन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री लेके आया है, वो नई चीज़ है। तो भाई स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है कि यूजुअली दोनों हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो अगर सेम प्लेन से आए तो उसका यील्ड ज़्यादा है हमें मिलता है रादर देन ऑपोजिट प्लेन से। अब ये जो 2 हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड होना है, एक इधर से होगा और एक इधर से होगा, तो दोनों सेम प्लेन से है और ऑब्वियसली दोनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की साइज़ कितनी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती और उसके वजह से क्या होगा, हमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो क्या होगा, हमारा दोनों हाइड्रोजन ऊपर आ जाएंगे और हमारा रिएक्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा हो, अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं और उसमें अगर हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा तो कौन सा प्रेफर करने का, जिसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो सेम फेज से आ रहे हैं। अगर मैं अभी इसको ऐसे प्रोडक्ट लिख दूँ तो भी ये सही होगा क्योंकि दोनों है बिलो द प्लेन से। ठीक है, सेम चीज़ इन्होंने मैकेनिज़्म फिर से दिखाई है, पर आप लोग समझ सकते हो कि ये जो हमने देखा सेम टू सेम मैकेनिज़्म यहाँ भी रहेगा। ठीक है, ये साइड वाला एक छोटा बॉक्स है जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये जो PtO2 है वो एज एन एडम्स कैटालिस्ट भी यूज़ होता है।
द एक्चुअल कैटलिस्ट नॉट द ऑक्साइड बट प्लैटिनम मेटल फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ PtO2। और मतलब ये एक्चुअली सिमिलर आ रहा था इसलिए, जैसे कि यह हम लोग ने सॉल्यूशन PdCl2 से लिया, ठीक है। तो PdCl2 से शुरुआत की, पर हमारा जो मेन चीज़ क्या था, हमारे जो एक्टिवेटेड चारकोल था उस पर तो पैलेडियम मेटल ही आया ना, तो चाहिए हमें सिर्फ पैलेडियम मेटल, बट हम लोग लेते ही है। तो सेम चीज़ है इन्होंने बताई है एडम्स कैटालिस्ट के बारे में। तो एडम्स कैटालिस्ट में क्या है, ये जो प्लैटिनियम डाइऑक्साइड है, तो उससे क्या होगा, हम लोग लिखते PtO2, पर एक्चुअली में जो मेन चीज़ जो रिएक्ट करने वाली है वो प्लैटिनम ही है। क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन करने के बाद इन लोग प्लैटिनम अलग से यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्लैटिनम अलग से यूज़ होगा हमारे रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अब इसके बाद ये है ना थोड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ ही है, तो इसमें आप लोग मेरी बात ही सुनो, क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, वेजिटेबल ऑयल मतलब हम जो खाने में यूज़ करते हैं वो ऑयल। इन्होंने दिए सोया, रेपसीड, कॉटन सीड, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ऑयल हमें मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। अभी ये सारे ऑयल्स जो है उन लोग एज एन ऑयल ही यूज़ हो सकते हैं। अगर वो ऑयल को मुझे अगर बटर सब्स्टिट्यूट में यूज़ करना है, बटर सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होगा, अच्छा अगर मैं आपको मतलब आप लोग को कोई केमिस्ट्री लॉजिक नहीं पूछ रही, आप लोग को सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ऑयल में वेजिटेबल ऑयल और हमारे जो बटर मिलता है हमें बटर, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस ये आप लोग पता लगा सकते हो कि अगर ऑयल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, पर हमारा बटर जो है, अगर चलो मानो हम लोग फ्रिज में रखते बात सही है, पर अगर हम लोग उसको रूम पे भी रखें तो क्या वो हमारे ऑयल जितना कंसिस्टेंसी आ सकता है उसका, नहीं ना। तो क्योंकि बटर सब्स्टिट्यूट क्या है, बटर में फ़ैट ज़्यादा है बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसलिए वो थोड़ा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होगा। पर हमारा जो ऑयल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी वो मेल्टिंग मतलब लिक्विड फॉर्म में है, जबकि हमारा जो बटर सब्स्टिट्यूट्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जिसके वजह से वो इतना मतलब ऑयल जितना कंसिस्टेंसी नहीं फॉर्म हो सकता है उनका इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो वो क्यों होता है, तो ये जो इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न है वो क्यों आया है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स रिलेटिव टू एनिमल फैट्स आर लार्जली ड्यू टू द cis double bonds that disrupt the packing of the alkyl chains in the solid state, ओके। तो ये जो हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज करो जैसे कि देखो ये है लिनोलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला कि इन लोग क्या हो जा रहे, लो मेल्टिंग पॉइंट है कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो इनका मेन रीज़न क्या है, तो इनके पास सिस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिस डबल बॉन्ड के वजह से क्या हो रहा है, इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो मानो मेरा जो कंपाउंड है जैसे कि ये लिनोलिक एसिड, तो मेरे पास 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, तीनों 3 सिस है, बात सही है। तो अगर मैं उनको रिड्यूस करूँ तो मैं क्या उसको उसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या कि अब जो कंपाउंड बना है मेरे पास उसको मैं एज अ बटर के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो 3 डबल बॉन्ड थे, उसमें से एक डबल बॉन्ड चला गया, 2 डबल बॉन्ड है, फिर एक और डबल बॉन्ड है, हटा दो, ये कंपाउंड मिला, ये एक और डबल बॉन्ड निकाल दो। अगर एक ही साथ एक्सेस में डाल दोगे तो भी तीनों का रिडक्शन हो जाएगा, है ना। पर इनको टेम्परेचर दिखाना था कि एक एक डबल बॉन्ड निकालने से देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है मेल्टिंग पॉइंट की, है ना। तो ये बात इनको यहाँ समझानी थी कि इतना एक इम्पॉर्टेंट है ना ये चीज़ कि हमें कंसिस्टेंसी कितना मैटर करता है, बटर कितना मैटर करता है और ऑयल कितना मैटर करता है। तो इतना बड़ी अल्काइल चेन्स में भी एक सिंपल H2 और इन प्रेजेंस ऑफ मेटल यूज़ कर लो तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये एक एप्लीकेशन था कि हम लोग उसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इन लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कि अगर मेरे पास 3 डबल बॉन्ड है ना, तो ये तीनों के 3 डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेंगे, एक डबल बॉन्ड छोड़ दे है शायद, और
एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? तो ये एडवर्टाइजमेंट इन लोग कैसे करेंगे पता है कि हाई इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हाई इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेशन मतलब, सैचुरेशन मतलब एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, अल्केन हो तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो उन लोग क्या करेंगे, तीन डबल बॉन्ड रखे तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट ये उसको एज अ बटर सब्सटीट्यूट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल होता है। पर उन लोग क्या करेंगे, तीन में से सिर्फ दो डबल बॉन्ड हटा के एक डबल बॉन्ड रखा, अब इसको हम एज अ बटर सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो इन लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट में इन लोग क्या लिखेंगे, हाई इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भले ही एक ही डबल बॉन्ड है पर फिर भी उन लोग को वो मतलब एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से उनको ये राइट मिल जाता है कि उन लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में लिखते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर पैकेट पे लिखा है हाई इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या फिर दूसरी चीज़ लिख सकते हैं लो इन ट्रांस अनसैचुरेटेड फैसिड, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो एक्चुअली में अगर किसी को भी कोरोना हार्ट डिजीज़ सॉरी कोरोना सिर पे चढ़ा है अगर किसी को भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो, ठीक है, तो वो वन ऑफ द रीज़न उसका है ना, ये भी हो सकता है कि ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के इंटेक के वजह से उनको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ये है ना, देखो हम लोग को नहीं पता होगा, जनरली सबको ये बात नहीं पता, पर अगर किसी के भी घर में अगर हार्ट का पेशेंट प्रेजेंट हो ना, तो उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि भाई ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना अफेक्ट होता है, उनको ऑयल में क्या ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग सामान ले तो हमें वो देखना पड़ता है कि भाई ऑयल कम हो, फैट कम हो, जो भी है। तो इसलिए उन लोग को क्या करते हैं, उन लोग का मार्किंग स्ट्रैटेजी होता है ये सब, कि है एक ही डबल बॉन्ड बट उन लोग ने लिख दिया हाई इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब ट्रांस वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो प्रेजेंट नहीं है कौन सा, सिस प्रेजेंट है, तो वो भी उन लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लो है ना। तो ये सारी मार्किंग स्ट्रैटेजी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आप लोग को एप्लीकेशन के लिए गूगल में सर्च करके ये सारी चीज़ें ढूंढ निकाली, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा थियोरी इसी में लिखा है और मैंने इसी में से पढ़ के आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू रिड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एसिड। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एसिड है। आप लोग ये बताओ, अगर मुझे 3 पॉसिबिलिटी बनती है, पहले तो ये देखो, एक पॉसिबिलिटी बनती है मेरा कार्बोनिल जैसा का वैसा रहेगा और मेरा ये जो डबल बॉन्ड है वो ये हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको हम किससे करेंगे, H2 और PDC से, जो अभी हमने देखा। अगर मुझे डबल बॉन्ड जैसा का जैसा रहने देना है और मुझे सिर्फ कार्बोनिल का रिडक्शन करना है, तो वो कैसे होगा, तो वो लूशे रिएजेंट से होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक और रिडक्शन मैं कर सकती हूँ कि मुझे ये दोनों रिड्यूस्ड चाहिए, तो वो किससे होगा वो भी हम लोग देखेंगे कि आगे किसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए है ना, देखो देखा जाए ना, तो आप लोग को सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के लिए 3 अलग अलग रिएजेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि अगर आपको जो प्रोडक्ट है उसमें कैसी टाइप की रिएक्शन चाहिए, तो उस हिसाब से ये तीनों का रिडक्शन या ये दोनों का रिडक्शन या सिंगल इंडिविजुअल रिडक्शन वो हमें समझाएंगे, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा कीमो सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो अब सिलेक्टिव में इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमारे पास एक OH प्रेजेंट है और हमारे पास कार्बोनिल प्रेजेंट है, पर अगर मैं रिडक्शन कर रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H2 और पैलेडियम कार्बन के साथ, तो क्या रिड्यूस होगा, हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होगा और जो कीटोन और OH प्रेजेंट है वो जैसा का वैसा रहेगा। रास्पबेरी कीटोन मतलब एक फ्लेवरिंग एजेंट है जिसका नाम है रास्पबेरी कीटोन, ऑब्वियसली रास्पबेरी का फ्लेवर देता होगा, तो उसका सिंथेसिस था, ठीक है। सिंथेसिस तो नहीं, वन ऑफ द स्टेप्स होगा, ठीक है। अब एक और, अगर मुझे सिर्फ कार्बोनाइल का ही रिडक्शन करना है, डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमने पहली वीडियो में देखी थी NaBH4 या फिर आप LiLH4 ले लो, कोई भी रिएजेंट ले लो, उससे क्या होगा,
हमारा जो कार्बोनिल है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ये वाला रिएक्टेंट को अगर NaBH4 के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा और हमारा जो कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अगर अब मुझे दोनों रिड्यूस कर देना है तो क्या करेंगे, तो वो अभी आगे जाके देखेंगे हम क्या करना है। अभी के लिए ये, और हाँ एक और बात कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग NaBH4 से हम लोग उसका अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते, बात सही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो NaBH4 है ना वो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और फिर वो जो रिड्यूस डबल बॉन्ड है ना उसको आगे जाके कीटोन में भी कन्वर्ट करता है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनता है, ऐसा कि ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और ये जो कीटोन है वो तो जो डिज़ायर्ड है वो तो हो रहा है, पर एक्सेस में हमारा जो डबल बॉन्ड है वो भी रिड्यूस हो जा रहा है। अब हमें हमारा डबल बॉन्ड तो रिड्यूस्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग करते हैं CeCl3। ठीक है, तो अगर मैं हमारा जो रिएक्टेंट था NaBH4, अगर मैं अपने NaBH4 के साथ खाली CeCl3 डाल दूँ तो उससे क्या होगा पता है, ये जो डबल बॉन्ड रिड्यूस होने का रिस्क था वो हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ हमारा कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ये जो रिएजेंट है इन NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ CeCl3, इसको हम क्या बोलेंगे, लूशे रिडक्शन। अभी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, लूशे भी बोलते कोई लूची भी बोलते और भी कहीं प्रोनाउंसिएशन हो भी सकते हैं इसके। ठीक है, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ नाम अपने हिसाब से याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली रिएजेंट। तो ये जो रिएजेंट्स है इन लोग क्या करेंगे, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल इन प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो मैंने आप लोग को समझाया ये इन्होंने फिर से अलग तरीके से लिख के दिखाया, कैसे नहीं, इन्होंने रिएक्शन में लिखा है। अगर हम लोग डायरेक्टली हमारे कंपाउंड का सिर्फ NaBH4 के साथ करें तो अल्कोहल मिल जाएगा, बात सही है, कीटोन का अल्कोहल बन गया, पर हमारा जो डबल बॉन्ड था वो भी रिड्यूस हो गया। वो ना हो इसलिए हम क्या करते, इस CeCl3 ऐड करते। ठीक है, ओके, ये इन्होंने है ना, ये बॉक्स में इन्होंने सिर्फ प्रेशर के बारे में बताया। रिएक्शन देखोगे ना, ये वाली अभी आई नहीं है, तो उसमें 100 एटमॉस्फेयर रिएक्शन की ज़रूरत है। तो वो उन लोग कैसे करते, तो उन लोग दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन सील्ड apparatus नोन एज पर हाइड्रोजनेटर और ब्रिंग हाइड्रोजन जनरेटर इलेक्ट्रिकली एंड पम्प्ड इनटू हाई प्रेशर विद इन अ फ्लो सिस्टम। ठीक है, वो इन्फॉर्मेटिव था। रानी निकल का है पर अभी आने दो फिर। अब आता है हाउ टू रिड्यूस बेंजीन रिंग्स टू साइक्लोहेक्सेन्स। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो हमने क्या यूज़ किया, निकल यूज़ किया। यूजुअली हम लोग अगर बेंजीन रिंग को हमें रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, उन सब के पैलेडियम ना यूज़ करके अगर हम लोग प्लैटिनम, रोडियम और निकल यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देती है। यहाँ क्या लिखा है कि अगर आपको एरोमेटिक रिंग का अगर आपको रिडक्शन करना हो, मतलब देखो एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करना हार्ड होता है, ऐसा नहीं है आसान होता है, क्योंकि हमने काफ़ी बार पता है ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, पर जबकि ये कंपाउंड इन द स्टेबल नहीं है क्योंकि ये एरोमेटिसिटी जो थी इसकी चली गई। ठीक है, तो वो ये इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, वो याद रखो कि उसकी एरोमेटिसिटी चली जा रही है पर फिर भी वो रिड्यूस तो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं वो रिड्यूस हो। अगर मुझे ये वाला कंपाउंड चाहिए, मुझे ये कंपाउंड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, साइक्लोहेक्सेन पे कर सकते, बात सही है, पर अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ हो तो उसका अगर रिडक्शन कर दें हम लोग एरोमेटिक रिंग का तो ये होगा। ठीक है, याद रखो कि कभी भी एरोमेटिक रिंग का हमें रिडक्शन करना हो तो क्या करने का, मेटल कौन सा लेने का, निकल, प्लैटिनम या रोडियम। ठीक है, सेम चीज़ इन्होंने एक और रिएक्शन दिखा दी है, देख लो कि ये एस्टर था फिर भी वो रिड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ हमारी डबल बॉन्ड रिड्यूस हुई। यहाँ भी वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, सिर्फ हमारी रिंग रिड्यूस हुई। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग
हाउ टू रिड्यूस अल्काइंस टू अल्कीन्स। ठीक है, अब अल्काइंस से अल्कीन्स देखो, अगर आप लोग को पता हो, अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है उसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ C डबल बॉन्ड C में। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर ये रिडक्शन पॉसिबल है तो नेक्स्ट रिडक्शन कौन सा पॉसिबल होगा, C सिंगल बॉन्ड C, मतलब अल्काइन से सीधा अल्कीन बन गया। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बीच वाला अल्कीन ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ऐड करूँगी CaCO3। तो अगर मैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करूँ या फिर क्विनोलिन BaSO4 प्लस क्विनोलिन ऐड करूँ, तो क्या होगा, मेरा जो रिएक्शन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और यहाँ आगे जा मतलब अल्केन तक नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर हमें हमारा एस्टर को डायरेक्टली अल्कोहल, एस्टर वाले में भी सेम ही हो रहा था ना, कि हमारा एस्टर था हमारा, उसको मैं रिड्यूस कर रही थी तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था, कीटोन या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, और नेक्स्ट स्टेप में वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, पर मुझे एस्टर से अल्कोहल नहीं चाहिए था, मुझे एस्टर से एल्डिहाइड चाहिए था। तो मैंने क्या किया, कौन सा नया रिएजेंट यूज़ किया था, मैंने डाइबाल यूज़ किया था, डाइबाल या डाइबाल H यूज़ किया था, दैट इज़ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो सेम चीज़ अभी हो रही है, क्या हो रही है, तो भाई मेरे को C ट्रिपल बॉन्ड C से मुझे C डबल बॉन्ड C पे रिएक्शन रुक जानी चाहिए मेरी। तो इसके लिए मैंने क्या ऐड किया, या तो मैं ऐड कर सकती हूँ BaSO4 क्विनोलिन, या फिर मैं कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये जो रिएजेंट है, ये किसके रिएजेंट है, किसने पहले ढूंढा, तो लिंडलार्स रिएजेंट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लो, लिंडलार्स रिएजेंट। अल्काइन में से अल्कीन पे रिएक्शन ख़त्म हो गई, आगे जाके ओवर रिडक्शन हो गया, हमें अल्कीन नहीं बनेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है ये, और एरो पे लिंडलार्स रिएजेंट में इन लोग पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पैलेडियम ये वाला, और फिर बाद में BaSO4 प्लस क्विनोलिन, देखो वो थ्योरी में लिखा इन्होंने। ठीक है, पैलेडियम BaSO4 प्लस क्विनोलिन, तो ये सारी चीज़ें एरो पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर BaSO4 प्लस क्विनोलिन प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो लिंडलार्स कैटलिस्ट है, और इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो अल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में होके रुक जाएगा। पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ पैलेडियम और H2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो C ट्रिपल बॉन्ड है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू रिड्यूस एसिड क्लोराइड्स टू अल्डिहाइड्स। तो भाई एसिड क्लोराइड का अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम जो रिएजेंट्स थे वही है, पर नाम अलग है। क्यों, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। तो Cl को हमने सब्सटीट्यूट किया H से, पर एक्चुअली में हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। दूर से भले ही ऐसा लगे कि हम लोग ने सब्सटीट्यूशन किया, पर एक्चुअली में कर रहे हैं हम लोग रिडक्शन। तो उसके रिएजेंट कैसा है, H2 के प्रेजेंस में सेम पैलेडियम और BaSO4 डालो इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, तो क्या करेगा, ये हम लोग को एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन, इसका नाम क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, अगर अब मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछूं कि मुझे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से एल्डिहाइड बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो वाले स्टेप में क्या होगा, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन करेंगे तो, पर मेन चीज़ क्या होगी कि हमारा पहली बात, ये जो OH ग्रुप है वो इतना रिएक्टिव नहीं होता है, आप लोगों को पता हो तो, क्योंकि हम लोग एमिनो एसिड का वो जब सिंथेसिस करते तभी भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्टिव स्ट्रक्चर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग रिएक्टिव बना दें, मतलब एसिड में से एसिड क्लोराइड बना दो। ठीक है, एक बार एसिड क्लोराइड बन जाए, फिर एसिड क्लोराइड में से एल्डिहाइड डायरेक्टली वन स्टेप, क्या कौन सा रिएक्शन है, रोजनमुंड। तो ये वाला हमें ज़्यादा यील्ड मिलेगा। ठीक है, कभी कभार हमें यील्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक स्टेप में हमें सिर्फ 40% यील्ड मिल रही है, और अगर 2 स्टेप में हमें
अराउंड 80 या 90% यील्ड मिल रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, 2 स्टेप लगाएंगे, ठीक है। सो रोजनमंड रिएक्शन थी। और अच्छा, अगर आप लोगों को किसी को डाउट हो तो भाई ये जो यू विल नोटिस दैट कैटलिस्ट सपोर्ट इज़ डिफरेंट। इस पहले में BSO4 था, फिर कैल्शियम कार्बोनेट था। BSO4 and CaCO3 are commonly used as supports with more easily reduced substrate because they allow the products to escape from the catalyst more rapidly and cut down over reduction। मतलब मेन चीज़ ये जो हम लोग BSO4 और CaCO3 हमने दोनों में क्यों यूज़ किया कि ओवर रिडक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो ये अगर मतलब ऐसे तो रीज़न कभी पूछा नहीं है, पर अगर लोग आप लोग को पूछे तो याद रखना कि इट इज़ ड्यू टू ओवर रिडक्शन ना हो करके। नेक्स्ट आता है रिडक्टिव एमिनेशन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें ये सेम रिएक्शन है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, जिसमें हमारा जो इमीन था, इमीन कन्वर्ट हो रहा है अमाइन में, ठीक है। तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, बट सेम चीज़ इसको अलग से हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये H2 और पैलेडियम के प्रेजेंस में हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं फिर से नहीं करवा रही, सेम चीज़ है, बता दे रही हूँ कि इमीन में से हमें इमीन में से अमाइन मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2 पैलेडियम और कार्बन, ठीक है। और इमीन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको इमीन बोलते हैं। हाउ टू रिड्यूस नाइट्रो ग्रुप्स टू अमाइन। तो नाइट्रो ग्रुप्स को हम लोग कैसे अमाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो सेम चीज़ रिडक्शन की हमने। अच्छा, मुझे नाइट्रो लिखने से अच्छा ग्रुप लिखा तो ज़्यादा आसानी है। नाइट्रो से हम लोग को अगर अमाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, इसमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा लिखी गई है कि ये जो रिडक्शन है ना, हम लोग SN और HCl के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर होता क्या है, रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी, बात सही है, पर लास्ट में हम लोग को फिर हमारा जो कंपाउंड है उसको ये टॉक्सिक टिन मेटल का सॉल्यूशन में से निकाल के वो बहुत ये हो जाएगा। मतलब हमें एक तो ये है टिन जो है वो टॉक्सिक मेटल है, और दूसरी बात वो हमारे कंपाउंड में मिक्स है, तो उसको थोड़ा सेपरेट करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर अगर हम लोग सिंपल ये मेथड से करें तो ये सिंपल मेथड भी है, और हम लोग को इसको सेपरेट फिल्ट्रेशन करें, रिमूव कैसे करने का पता है, फिल्टरेट टू रिमूव द कैटलिस्ट, इवापोरेट करो, क्रिस्टलाइज करो, डिस्टिलेशन करो, और आपको अमाइन मिल गया। इसमें है 3 स्टेप्स, पर हम लोग को हेल्पफुल क्या रहेगा कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस था हमारा टिन, वो हमारे पास नहीं बचेगा, और हमें इसलिए 3 स्टेप है, पर फिर भी आसानी ये वाली फिल्ट्रेशन में रहेगी, ठीक है। तो ये वाली NO2 से नाइट्रो से NH2 अमाइन भी हम लोग ये स्टेप से ये रिएक्ट कैटलिस्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट है हाइड्रोजनोलाइसिस ब्रेकिंग और CO और CN बैंड। ये है ना, मैंने आप लोग को पहले वीडियो में ही करवा दिया था। मैंने आपको बताया था कि बेंजाइल वाले, बेंजाइल मतलब फिर से बताओ कौन सा, बेंजीन के ऊपर CH2 प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे बेंजाइल, पर अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोनिल प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल, ठीक है। बेंजाइल और दूसरा है बेंजो। कैसे याद रखोगे, तो मैंने कैसे याद रखा है कि ये जो O है इसका मतलब हमारे बेंजीन के ऊपर भी O है, और अगर नहीं है O तो वो सिंपल CH2 है, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसको अगर हम लोग सिर्फ H2 और PT के साथ रिएक्ट करें तो कहीं भी अगर बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो इधर भी सेम चीज़ होने वाली है। हमारा जो ये देखो यहाँ बेंजाइल प्रेजेंट है, CH2PH CH2PH, तो वो रिडक्शन किया तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी के सारे ग्रुप वैसे के वैसे रहे, सिर्फ फ़र्क पड़ा तो हमारे ये वाले में। और यहाँ है ना पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं, निकल यूज़ नहीं कर रहे। अगर निकल यूज़ करते तो हम लोग का ये एक रिस्क रहता है कि हमारा जो एरोमेटिक रिंग है वो चला जाएगा, पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। एक और इन्होंने रिएक्शन दिखाई है, पर सेम उनका भी वही कहना है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें एक्चुअली में ब्रेकेज कहाँ से हो रही है, CO बॉन्ड या तो CN बॉन्ड से हो रही है ना। ये वहाँ देखो, ये बेंजीन और CH2, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन और CH2 पूरा हट जाएगा यहाँ से, पूरा हट जाएगा यहाँ से, और हमें मिलेगा सिर्फ OR, मतलब अगर हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो HOR मिलेगा, और साथ में हमें मिलेगा टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 हो तो उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते, पर अगर
रिडक्शन के बाद उसको हाइड्रोजन एक मिल जाए तो ये हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3 और इसको हम बोलेंगे टोल्यूइन। ठीक है, सेम चीज़ इन्होंने फिर से दिखाई, मतलब ब्रेकेज किसके बीच में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में। यहाँ ब्रेकेज कहाँ से होगा, C और N के बॉन्ड में। पर मेन चीज़ आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि कहीं भी अगर बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका रिडक्शन सिर्फ H2 और पैलेडियम कार्बन डालो तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने जितने भी रिएजेंट्स देखे थे आज के वीडियो में, तो सारा का उन्होंने समरी दे दी है। ये 2 वीडियो से अच्छा ये हो रहा है कि ये जो जितना भी इन लोग करवा रहे हैं है बहुत सारा, पर उन लोग एट दी एंड समरी दे रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम चीज़ देख लो कि ये जो H2 और H2 और पैलेडियम निकल के साथ जितने भी रिडक्शंस हमने, जितने भी रिएक्शंस देखे उनका इन्होंने समरी दे दिया है, कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोग को ये आसानी रहेगी याद करने में भी। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर हो सके ना तो आप लोग, जैसे कि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर कोई बुक में ले रहे हो, तो ध्यान ये रखो कि कहीं कहीं हमने बताया था कि मेटल में फ़र्क आता है। जैसे कि ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में कौन सा मेटल यूज़ होगा, निकल यूज़ होगा, पैलेडियम नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक अगर कोई रिएजेंट्स है तो आप लोग एडिट करके फिर स्क्रीनशॉट डालो, या फिर आप लोग डायरेक्टली बुक में लिख रहे हो तो वो थोड़ी जितने भी स्पेसिफिक्स है वो लिख लेना साथ में। ठीक है, जैसे कि निकल हो रही है, ठीक है, पर हम लोग ने बताया था प्लैटिनियम और रुथेनियम भी शायद हो रही है। प्लैटिनियम साथ में साइक्लोहेक्सेन, प्लैटिनम रोडियम, रोडियम, तो प्लैटिनम और रोडियम भी हो रही है। तो आप लोग वो सब है ना, जितने भी स्पेसिफिक्स है ना वो यहाँ लिख लेना कि आपको फिर थियोरी एक बार भी देखनी ना पड़े, आप लोग सिर्फ रिएक्शन देख के उसको आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय गाइस।